हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर ने और वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जारी किया है आशूरा के हवाले से। और जब उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उसका पहला जुमला पढ़ते ही मैं तो हैरान होगा कि ये लोग ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। यानी आशूरा हमें हक और बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है, ये सदर और वज़ीर आज़म ने कहा। सदर जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, और इनके पैगामात में हक के ऊपर डट जाने की बातें हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बातें हैं। मुझे हैरत होती है कि ये लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। अभी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन जालिम तो ये लोग खुद हैं, जुल्म तो इन लोगों ने किया है, खाइन तो ये लोग खुद हैं। यानी रिकॉर्ड के अंदर अगर आप चीज़ें देख लें तो आपका ये कहना बनता ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते मौजूदा हुक्मरान या आशूरा के हवाले से वो हुसैनी लश्कर में शामिल होने की कोशिश करें भी तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर जालिम और जाबिर होने की छाप लग चुकी है। आपका तो इस मौके पर छुप जाना बनता है। आप तो खुद जालिम हैं, जाबिर हैं, खाइन हैं, मुनाफिक हैं, जबरी गुमशुदगियां आपके दौर में हो रही हैं। इक्तदार की खातिर आप लोगों ने जाली फार्म 47 हासिल किए हैं। आपने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या जो ताकत है, जो ज़मीनी ताकत है, जिसने लोगों से उनका हक छीना हुआ है, आपने उनके सामने सरनगू किया, आपने उनके जूते पॉलिश किए, आप उनके साथ जाकर उनके लश्कर में शामिल हो गए। आप गरीबों के साथ खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ खड़े नहीं हुए, आपने पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया, मजलूमों का साथ नहीं दिया, बल्कि आपने जुल्म और जबर का सहारा लिया। डी चौक में आपने गोलियां मार दी इंसानों को। डी चौक में निहत्ते शहरियों को गोलियां मारने वाला खुद को कैसे हुसैन के लश्कर में शामिल होने वाला कह सकता है? वो निहत्ते लोग थे, वो अपना हक लेने के लिए आ रहे थे और कानून और इंसाफ की और आइन की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बंद कमरों में फैसले हम नहीं करने देंगे, आवाम को उनका हक दिया जाए। उन्हें सरेआम गोलियां मार दी गई, अनाउंस करके मार दी गई कि 5 मिनट का काम है, हम गोलियां चला देंगे, और मार दी गोलियां बाद में उनको। यही अता तारर था, मोहसिन नकवी था, इन्होंने कहा था, और पीछे यही सदर था और यही वजीर आजम था। तो आप ये नहीं कर सकते। यानी ये वजीर आजम जो है, इसके भाई ने और इसके बेटे ने, दोनों ने दो निहत्ती खवातीन को जेलों में बंद करके उनकी कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी है, यास्मीन राशिद से भी और आलिया हमजा से भी। इसके भाई ने भी वज़ीर आज़म किया और इसके बेटे ने भी, दोनों ने ये 2 नंबरी की है। इन्होंने खवातीन और बच्चों की बेहुरमती की है, इन्होंने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। को 30,000 बंदा उठा के जेलों में डाल दिया इन्होंने, और ये जाकर कहते हैं जी हम मजलूमों के लश्कर में हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं। ये हो नहीं सकता। ये पैगाम आपका जारी करना बनता ही नहीं है। आपने वो किया जो जालिम करते हैं, जो जाबिर करते हैं। आपने यजीद वाले लश्कर में शामिल होना पसंद किया है। यानी अवाम का इलेक्शन ही छीन लिया। डी चौक में नमाजी को उठा के कंटेनर से नीचे फेंका, वहां भी आपकी गैरत नहीं जागी, निहत्तों पर गोलियां चला दी। और अब सूरत हाल ये है नादरीन के, जब ये अपने मुंह से कहना शुरू हो गया ना कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये दोगला निज़ाम है, यानी इसको अगर तर्जुमा करें तो दोगला निज़ाम है। जब ये अपने मुंह से इनके वजीर कहना शुरू हो गए, इनके लोग कहना शुरू हो गए कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर इनको डंडा दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि ये बकवास बंद करवाएं। ये जो आपके वुज़रा कह रहे हैं ना हाइब्रिड निज़ाम है, तो ये हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आप कहें। आप ये कहेंगे जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और फौज और हुकूमत एक पेज पे है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। यही बात मोहसिन नकवी से पहले उन्होंने कहलवाई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ये बात मोहसिन नकवी से कहलवाई, और उसके बाद डंडा दिया मौजूदा हुक्मरानों को कि अपने वजीरों की जबानों को लगाम दो। ये जो हाइब्रिड का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है दोगला। तो हम दोगले नहीं है, आप इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहना शुरू कर दें। फिर राणा सनाउल्लाह ने भी एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा, देखिए अब ये क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वाकई बेहतर है इस वक्त? तो सिविल कौन होता है? वो लोग जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सिविलियंस है ना। सिविल लोग तो वो हैं। और मिलिट्री कौन है? जो यूनिफॉर्म के अंदर मुसल्लह फौज के लोग हैं, ये मिलिट्री है। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुक या रिलेशन अच्छा है? नहीं जी नहीं। पाकिस्तान में सादी बात है, इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन है। इससे पहले कभी भी सिविल मिलिट्री ताल्लुक इतना खराब नहीं हुआ जितना अब खराब हो चुका है। तो ये जो हुकूमत है, ये तो सिविलियन है ही नहीं, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जो उनके कंधों पर बैठकर आए हुए हैं। ये तो जाली मैंडेट के साथ आपने लाकर बैठा दिया एक इक्तदार परस्त टोला, जूते पॉलिश करने वाले अर्दली है ये तो सिविलियंस नहीं है। ये सिविलियंस होते तो सिविलियंस के साथ खड़े होते।
सिविलियंस की अक्सरियत 90% पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है और इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन जगह पे खड़े हैं। ये जो लोग एक लबादा ओढ़ देते हैं ना, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हुकूमत नहीं, ये नहीं है। ये मिलिट्री ने कंट्रोल बहुत अच्छा किया हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। सारी मिलिट्री में इसलिए नहीं कहता कि वो बेचारे हमारे फौजी हैं, उनका कामों से लेने देने ही कोई नहीं है। बेशुमार ऑफिसर है, वो हमें फोन करके कहते हैं यार बहुत ही गलत हो रहा है मुल्क में, इमरान भाई हम ये नहीं चाहते जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, ये बेड़ा गर्क जो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज कर रही है, हमारी इज्जत भी जो है वो खाक में मिला दी है, कहते हैं बेचारे। लेकिन मामला क्या है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते तो आपको नजर आ जाते सड़कों पे हर जगह पे। जरा सा एक मिलिट्री ऑफिसर है कैप्टन ईमान, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि फौज जो करती है अवामी मफाद में करती है। लोगों ने तबाह करके रख दिया स्टेटमेंट, लोगों ने वार के रख दिया सारा बयानिया। तो ये है जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का इस वक्त का जो सामने नजर आ रहा है मंजरनामा, वो ये है। लोग बहुत नाराज हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तब ठीक होते ना जब सिविलियंस के मैंडेट का एहतराम किया जाता। ये कभी इतने कशीदा नहीं थे जितने अब कशीदा हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये सिविलियंस नहीं है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जिनको लाकर यहां पे इंस्टॉल कर दिया गया है। नून लीग के अपने लोग नाराज हो रहे हैं। जिन लोगों ने अवाम में जाना, जाकर इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी पार्टी से नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये हरकतें बंद करें। खासतौर पर जो मलिक अहमद खान साहब ने किया, वो गए जाके वो मिल लिया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसको जाकर कह दिया कि जनाब ये बंदे 26 जो है इनको नाअहल कर दो, क्योंकि इन्होंने मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी किया है, एहतजाज किया है असेंबली में खड़े होकर। वो नून लीग वाले एमपी कह रहे हैं यार खुदा का नाम लें, होश के नाखून लें, कल को हमने भी एहतजाज करना होगा, हमेशा हमने इक़्तिदार में तो नहीं रहना। कल को जब हम एहतजाज करेंगे उस वक्त की हुकूमत या उसके बजट के खिलाफ, तो हमें भी नाअहल करने के लिए रेफरेंस भेज दिया जाएगा। तो आप ये कोई अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नून लीग के अपने लोग अंदर से आप बोल रहे हैं और पार्टी को बता रहे हैं। एयर भाई के ऊपर ये खबर भी नईम साहब ने दी है, मैंने वो खबर भी पढ़ी है वहां पे, और कुछ मेरे अपने दोस्त ने वो भी मैसेजेस करते हैं कि यार ये हद से ज्यादा निजाम गिरता चला जा रहा है। एक और कार्रवाई बढ़ गई है नाज़रीन, ये कार्रवाई मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है ना, जब चीफ जस्टिस छुट्टियों में चला जाता है, मिसाल के तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो छुट्टी पर जा ही नहीं पा रहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस तब भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके जाते ही चीफ जस्टिस बन जाना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। तो एस्टेब्लिशमेंट डरती है कि मोहसिन अख्तर कियानी कहीं इंसाफ करना शुरू ना कर दें, और अगर उन्होंने इंसाफ कर दिया तो एस्टेब्लिशमेंट की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपना बंदा लाहौर से आगे 15वां-16वें नंबर का बंदा लाके यहां बिठा दिया और उसको चीफ जस्टिस बनवा भी दिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से। अब वो बेचारा चीफ जस्टिस छुट्टी नहीं कर पा रहा कि यार मैं चला गया तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लेगा कायम मकाम चीफ जस्टिस। या अफरीदी साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लिहाजा इन्होंने अब कमेटी बिठा के ये फैसला किया कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा उसके इख्तियारात कम कर दिए जाए, और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जरिए से जब भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छुट्टी पे जाएगा तो उसकी जगह पे जो चीफ जस्टिस बनेगा कायम मकाम, उसके इख्तियारात कम कर दिए गए हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का प्रॉब्लम चीफ जस्टिस की छुट्टियों के दौरान ना हो। यह सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है, कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निज़ाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, कोई डील शील आपकी करवा देते हैं, तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना, मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी, और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। अभी हालात ये है कि वीडियो गर्दिश कर रही है, पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने बच्चों को विजिट करवाया। आमिर मुगल साहब ने वो वीडियो शेयर की हुई थी। वो बच्चों को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिट करवाया, तो बच्चों के इन्होंने इंटरव्यूज लिए कुछ सहाफियों ने वहां पे। उनसे पूछा बच्चों आप क्या बनना चाहोगे, कौन सा लीडर पसंद है, किस जमात में आना पसंद करोगे, आपको किसकी कारकर्दगी है। वो सारे इमरान खान और पीटीआई, अंदाजा करें आप। बल्कि बच्चों ने जब ये पूछा गया कि इमरान खान अच्छा है या पीटीआई, तो लोगों ने फिर भी बच्चों ने कहा जी इमरान खान अच्छा है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है
इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें या खुदा न खास्ता जेल में इसको नुकसान पहुंचाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोला भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने जो आखिरी मेडिकल चेकअप किया था इमरान खान साहब का, तब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का वजन कम होने के हवाले से और मसल्स कमजोर होने के हवाले से, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का उन्हें कोई मौका नहीं है, उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है। और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उन्हें छोड़ते, इससे ज्यादा इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उन्हें बंद करके रखते हैं छोटे से सेल में। अब सेहत के हवाले से काफी तशवीश है, उनकी बहनें भी यही कह रही है कि इमरान खान साहब का वजन गिर रहा है। तो ये जो तजर्बा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कर रही है ना, देखिए ये सब जानते हैं कि इमरान खान जेल में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनके मफादात के खिलाफ है ये लीडर, तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। केस वेस तो है कोई नहीं, ना कोई संजीदा नोयत का कोई मामला है, बस जिद बदी जेल में इमरान खान को रखा हुआ है। और वो ये सारे जानते हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो कंप्रोमाइज अगर उसने ना किया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये जो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है, अब उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रोमाइज ना करे। इन्होंने इमरान खान को कोई नुकसान दे दिया ना, तो इमरान खान को तो नुकसान बाद में होगा। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है और लगातार ये यही वाली गंदी हरकत करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान में अजीबोगरीब डेवलपमेंट हो रही है। ये जो ग्रॉक, मैंने कभी इसको इस्तेमाल भी नहीं किया, GROK, ये एक सिस्टम है और इससे आप सवाल करते हैं तो ये आपको जवाब देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है ट्विटर के ऊपर, इलॉन मस्क ने और उसकी टीम ने इसकी कोडिंग बनाई हुई है। इससे आप कोई सवाल करें तो ये जवाब देता है, लेकिन जवाब देता है जो दस्तयाब डाटा है उसके मुताबिक, जो किताबें लिखी गई हैं उसके मुताबिक, जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक, जो ज़मीनी हकायक हैं उसके मुताबिक, जो लोगों ने जो बातें फैलाई हुई हैं, मशहूर की हुई हैं उसके मुताबिक, बाद सोशल मीडिया के कुछ प्रोपेगेंडास होते हैं उसके मुताबिक। तो ये डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके ये अपनी ओपिनियन बना के तो ये वो दे देता है जवाब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप इसको शायद कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के लोगों में मुकाबला शुरू हो गया, बल्कि इसके अंदर कुछ नून लीग के सहाफ़ी भी शामिल हो गए, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती सहाफ़ी हैं वो भी शामिल हो गए और इसके साथ सवाल जवाब शुरू हो गए। बेशुमार सवाल पूछे, लेकिन हैरतअंगेज तौर पे मैं देख रहा था कि इसके ज्यादा जवाबात वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करते हैं। वजह यह है कि जमीनी हकायक जितने भी हैं वो ये साबित कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों में कि ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है और ज्यादती करने वाली जमातें PMLN या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये लोग हैं। अब इसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, कोई कह रहे हैं पता नहीं ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है जो बैठा हुआ है, कोई PTI का कोई बानी रुकन है जो ये है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो लोग मीम्स बना रहे हैं। लेकिन ग्रॉक से सवाल करने वाले जितने भी पाकिस्तान के अंदर PMLN के लोग हैं या PMLN के सहाफ़ी हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं, उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ग्रॉक के जो जवाबात हैं वो बड़े खौफनाक हैं और वो सच ला के बिल्कुल ऐसे सामने रख देता है। अब इनके पास कोई और हल है नहीं। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक टूल है उसको भी जनाब ये नाम दे रहे हैं कि ये इमरान खान का कारकुन है या इसका ताल्लुक इमरान खान से है। माजी में उन्होंने अरशद शरीफ के साथ ये किया, मेरे साथ बहुत सारे और लोगों के साथ ये किया। जो जो सच बोलेगा ना, जो जो हकीकत लाके सामने रखेगा, उसको ये यही कहेंगे कि ये मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है और यही इनका तरीका वारदात है, इसी के जरिए से ये हमेशा चलते हैं। नाज़रीन, 2 खबरें और है। पाकिस्तानी मीडिया ने खबर दी है, अभी इंडियन मीडिया ने इसकी तस्दीक नहीं की, मैं देख रहा था, इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को छापा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल हो जाएं। भारत के बारे में ये दावा किया गया पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कि उनके वज़ीर-ए-आज़म पे बहुत दबाव आया और उस दबाव की वजह से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अवार्ड देने का फैसला किया है कि वो अवार्ड देंगे अपने 4 पायलट्स को, जिनमें से 3 जो हैं वो मारे गए थे इसमें, ये जो तैयारा इनका राफेल उसके अंदर, और ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतें छुपाने वाले भारत का भांडा फूट गया। ये पाकिस्तानी मीडिया ने खबर दी है। मोदी सरकार ने अंदरूनी दबाव के हाथों मजबूर होकर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए राफेल तैयारों के 3 और मजमूई तौर पर 4 पायलट्स और रूसी मिसाइल दफाई निज़ाम S-400 के 5 ऑपरेटर समेत 100 एहलकारों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया है। अब भारतीय मीडिया ने इसको उठाया नहीं, इतना खबर को मैंने जब इसको गूगल किया, मैंने देखा तो उनके मीडिया ने इसको नहीं उठाया, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको बहुत उठाया। लेकिन हकीकत सामने आ जाएगी, अगर भारत की एजाज़ात देगा तो पता चल जाएगा। लेकिन भारत का नुकसान तो हुआ था,
भारतीय फौज का नुकसान भी हुआ था। आप पाकिस्तान के कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने इसको एग्जेजरेट करके कह दिया था जनाब कि कोई हमने 400 चौकियां फतह कर ली हैं मकबूजा कश्मीर में, तो वो झूठ था। ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया था। ये झूठ बोलना भी गैर ज़रूरी था, बोलना भी नहीं चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो जाते हैं और झूठ बोलने में फिर कोई इनका सानी नहीं होता। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो इलॉन मस्क है, उसके बारे में कहा जाता है। और ये मारूफ तरीन बिजनेस टाइकून है दुनिया का। टेस्ला का भी ये CEO है, ट्विटर भी इसके पास और बहुत सारा सोशल मीडिया इसके पास। फिर ये जो आपका सैटेलाइट का पूरा सबसे बड़ा नेटवर्क है स्टारलिंक का, वो भी इसके पास है। हज़ारों इसके सैटेलाइट्स जो है वो हवा में रहते हैं। दुनिया के बेशुमार इलाकों के अंदर, मुल्कों के अंदर इसका दिया हुआ इंटरनेट चलता है। फ्यूचर में ये और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। तो ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। तो ये जो एलन मस्क है, इसने अमेरिका में एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ था, इसने डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन लड़ा था और बड़े पैमाने पे इसने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था। इसका बेटा एक्स और ये हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े रहते थे और ट्रंप अपनी जीत के लिए इसको जिम्मेदार समझता था और इसकी हमेशा तारीफ करता था। और हर तकरीर में वो डोनाल्ड ट्रंप इसका जिक्र करता था क्योंकि इसकी सपोर्ट बहुत बड़ी थी और लोग इसे पसंद भी करते हैं अमेरिका में। वो बड़ा कामयाब आदमी है। तो हुआ ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया तो इनके बीच में इख्तिलाफात पैदा हो गए चंद ऐसी चीज़ों को लेकर जो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कमिटमेंट की हुई थी इलॉन मस्क के साथ कि ये मैं करूंगा। इलॉन मस्क का अपना एक बेटा जो है वो इसलिए मर गया था, वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न था, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। उस पर एक अलग वीडियो करेंगे कि एक्चुअली इलॉन मस्क को प्रॉब्लम क्या है और डोनाल्ड ट्रंप से इसके ताल्लुकात क्यों खराब हुए। लेकिन ताल्लुकात खराब हो गए। अब इलॉन मस्क ने कहा कि वो एक नई सियासी जमात बनाने जा रहा है अमेरिका में। इस वक्त दो जो बड़ी सियासी जमातें अमेरिका में हैं, एक रिपब्लिकन हैं और एक डेमोक्रेट्स हैं। उसने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया है और अमेरिकी सियासी मंजरनामे में वो ये कहता है हम एक नया इनकलाब लेकर आएंगे। क्या इलॉन मस्क ये कर सकता है कि दो बड़ी तगड़ी और पुरानी सियासी जमातों के बीच में अपनी एक तीसरी और बड़ी सियासी जमात खड़ी कर दे और ऐसी सियासी जमात खड़ी कर दे जो आने वाले वक्त में अमेरिका में अपनी हुकूमत बना सके। इलॉन मस्क के पास पैसा तो बहुत है, वसाइल भी बहुत है, लोग भी बहुत हैं और उसकी पॉपुलैरिटी भी है, पूरी दुनिया उसे जानती है। लेकिन क्या वो इसे एक सियासी मैदान के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, सियासी नुक्ता नज़र से कामयाब हो सकता है? इसके लिए इलॉन मस्क को बड़े संजीदा और बड़े सियासी दिमाग चाहिए होंगे। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को डेमोक्रेट से, रिपब्लिकन से और दीगर जगहों से अपनी जमात में उसको लाना पड़ेगा और अपनी सोच के साथ उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। क्या वो ये कर पाएगा? ये वो बड़े सवालात हैं जो हमारे दिमाग में भी हैं। अभी तक इस जमात की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ पता नहीं चला, लेकिन इलॉन मस्क ने अपने पैगाम में कहा है कि हमारे मुल्क को ज़िया और करप्शन के जरिए दिवालिया करने वाले निज़ाम के खिलाफ हम सब एक नया रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम एक ऐसी हुकूमत के ख्वाहां हैं जो अवाम के लिए काम करे, ना कि ताकतवर तबकात के लिए काम करे। अमेरिका पार्टी अवाम को आज़ादी देने के लिए तश्कील दी गई है। ये इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दिया। देखते वो कैसी पार्टी बनाता है, वो क्या काम करती है। अभी